अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमेरिका ईरान जंग के जो मामलात बन रहे थे, जो हम बनते हुए देख रहे थे, वो अब बिगाड़ की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया कि वो आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी करने जा रहे हैं, उसकी वजह से महसूस किया जा रहा है। इसका असर जो है, जहां स्टॉक मार्केट्स पे और तेल की आलमी कीमतों पर पड़ा है, वहीं जो तजिया निगार हैं, नक्काद हैं, वो परेशान नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो उस कैलकुलेशन को करने में शायद कामयाब नहीं हो रहे जिसमें वो ये समझ सकें कि एक आबनाए हरमुज़ जो है वो खुली हुई थी, फिर जंग जब लगाई गई, लगाकर उसको बंद करवाया गया। अब बंद आबनाए हरमुज़ पर वो नाका लगाएंगे अमरीकी हुकाम, और नाका लगाने की वजह से वो खुल जाएगी। ये क्या कैलकुलेशन है? ये ज़रा दुनिया के बहुत सारे लोग जो है इस पर डिबेट कर रहे हैं। दुनिया भर में, दुनिया प्राइम टाइम शोज़ में यही बहस हो रही है। अब मामला ये है कि जो बहस मैंने अब तक अमरीकी न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ जो नॉन फरीद ज़करिया जैसे जो नॉन होस्ट हैं, उनके साथ जो बड़े बड़े आपके गुजरे हैं, चाहे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो डेमोक्रेट्स के हों, इवन रिपब्लिकन्स जो पुराने सेनेटर्स हैं या जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या फॉरेन अफेयर्स को जानते हैं, उनसे जब बात की जाती है, या जो ये ख़ास तौर पर डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, उनसे भी जब बात की जा रही है, तो उनकी राय जो है वो यूँ कह सकते हैं कि कमोबेश ऐसी ही है कि वो नहीं जानते कि अमेरिकी नेवी क्या इस पोजीशन में है कि वो नाकाबंदी कर सकती है या नहीं कर सकती, कितना स्टाफ चाहिए। एक जनरल, साबिक जनरल जो है वो बता रहे थे कि जी अमेरिकी बेड़े समेत वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वॉरशिप्स चाहिए होंगे, छोटी किश्तियाँ चाहिए होंगी, और फिर उसके मुकाबले में अगर उसका रिएक्शन सामने आता है, जैसा ईरान ने कहा है कि अगर हमारी वाटर्स की तरफ कोई आया तो हम जो है वो हर तरह का रद्द अमल देंगे। तो ये क्या सिचुएशन है? अब तक उस जो नाकाबंदी का वक्त तकरीबन शुरू होने को है, बाज़ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि नाकाबंदी पे अमल दरामद शुरू करा दिया गया है। ये वो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर नवीद इलाही साबिक जॉइंट डीजी हैं आईबी के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है वीडियो लिंक पर। शहजाद फारूकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें ज़रा ये समझने में मुश्किल हो रही है। पहला तो सवाल ये है कि ये आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी करके कैसे खुलवाई जाएगी, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, क्या अमेरिका ने जो अब तक की जंग हुई है, यही वो उनका बेड़ा यहाँ से वापस भी गया, और अमेरिकी नेवी ने जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, उसकी प्रोग्रेस हम अब सबके सामने है। क्या अमेरिकी नेवी इस पोजीशन में है कि वो आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी कर ले? देखें, बात यह है कि मुझे एक तो बात समझ नहीं आती है कि आप पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके सफारतकारी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने पर्सनल रिलेशनशिप ईरान के साथ थी, उनको मनाया, प्रेसिडेंट ट्रंप को वाइस प्रेसिडेंट से बात की, 2-3 रातें जाग के यकीन करें वो सब कुछ किया, सीखकर करवाई। बिल्कुल ठीक बात। और वो दो पार्टियों को 47 ईयर्स के बाद एक कमरे में, एक छत के नीचे इकट्ठा सामने बिठाया कि चले रिजॉल्व योर इश्यूज, और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत भी हुई है। और फिर वहां पर उन्होंने 15 पॉइंट दिए, उन्होंने 10 पॉइंट दिए। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे 15 पॉइंट के 15 पॉइंट आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, जब नेगोशिएशन होती हैं तो आप हमेशा ये करते हैं कि कोई गिव एंड टेक करके आप नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद नेशनल इशू के ऊपर आप इसका फाइनल कर। वैसे भी कहते हैं कि मैक्सिमल इश्यूज के, मतलब मैक्सिमल पोजीशंस के साथ पार्टीज हमेशा बैठती हैं इनिशियली, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किसी कंसेंसस की तरफ जाती हैं। बिल्कुल। और वो दो इशू, मेन इशू ही दो रह गए रिटर्न। एक है कि ईरान विल नॉट परस्यू देयर ये न्यूक्लियर प्लान्स के ऊपर, और सेकंड बात ये है कि स्टेट ऑफ हरमुज़ की बात को करें जी कि इसके ऊपर वो टोल टैक्स नहीं होगा। बात ये कि जब आपने सीज फायर की हुई है, अभी पाकिस्तान दोबारा कोशिश कर रहा है, हमारे फील्ड मार्शल कोशिश करेंगे दोबारा हफ्ते 10 दिन में ये बैठ जाए, दोबारा बात हो, कहीं ना कहीं ये डूएबल है। लेकिन आप उससे पहले ही अगर आप ब्लॉकेट कर देंगे और आप इससे हॉस्टिलिटी करेंगे, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब है कि आप सीज फायर खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? पहले भी उसने, आपने स्टेट ऑफ हरमुज़ में आए थे तो उसने आपके बहरी बेड़ों के ऊपर, एयर कैरियर्स के ऊपर आपके अटैक किया, आपको नुकसान भी पहुंचाया, आपने 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पीछे ले गए। तो आप डिजायर क्या करना चाहते हैं? आपने पूरी मिलिट्री माइट लगा ली
आप ईरान को डिफीट नहीं कर सकते। आप उनकी, अगर आपको हम दें फेस सेविंग, यस यू हैव डन समथिंग, बट एक्चुअली आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके। सो द आइडियल थिंग इज कि आप बैठें और मुज़ाकरात करें। द इशू इज अ स्पॉइलर एंड दैट इज इजराइल। इजराइल वांट्स कि ईरान को बिल्कुल उसकी पावर को ख़त्म कर दें, उसके बिल्कुल उसको टुथलेस कर दें, और उसके बाद जब वो ईरान अपने ग्रेटर इजराइल के डिज़ाइन में जाए मिडिल ईस्टर्न कंट्री को कब्जा करने के लिए, तो ईरान की से उनको कोई डर ना हो। दैट इज द बेसिक डिज़ाइन, जो कि आई थिंक बहुत ही डिजाइन। जब सिविलाइजेशन का ट्वीट पे उनके अमेरिकी सदर से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो प्रेशर के लिए था। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो अब टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं ये भी प्रेशर के लिए हैं? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट ने, अगर आपने प्रेशर टैक्टिक्स की बात भी की है, बट देन यू डोंट से ओपनली कि मैंने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की है। वी न्यू कि ही इज अ प्रेशर टैक्टिक्स, अदरवाइज आप इस तरह कर नहीं सकते थे। इवन देन पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिया है जो दुनिया इसकी मुतरिफ है। बिल्कुल ठीक बात। फील्ड मार्शल ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो अभी भी अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आपको सोचना चाहिए इससे ओवरऑल जो एक मिसट्रस्ट को कितनी ज्यादा और ज्यादा मिसट्रस्ट होगा। इसके लिए आप अगर थ्रेट करें, ईरान विल नेवर बल्ज। ईरान के अपने कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, दे विल नॉट, इसको अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो नोबडी, नेटो नहीं खोलने आया, यूरोप नहीं खोलने आया, इसका मतलब दे नो इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ अमेरिकन पब्लिक भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, सेनेट भी नहीं है, उसके बाद आपके साथ ये खलीजी ममालिक भी नहीं है, तो आप अकेले, आप क्यों ईरान इजराइल के पीछे अपने आप को ख्वार कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी एक जो भरम था उसको भी खत्म कर रहे हैं। प्रेसिडेंट शुड सी इट। और सेकंड, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, देखें ही कैंडिडेट, अगर कल को मिड टर्म इलेक्शन में कोई डिफेक्ट होता है तो जो डीजे फाइंस वेंस में ये कैंडिडेट है प्रेसिडेंटशिप के, तो ही वुड लाइक ये नेगोशिएशन कामयाब हो और ये इस कामयाबी का फैदर अपने कैप में लगाएं और ये इलेक्शन स्लोगन बना के अगले इलेक्शन। भैया साहब, आप अब्बास राक्ची साहब ने जो बात कही है उससे ये वाजे होता है कि एक नेतन्याहू का फोन आया और उसके बाद सारी बातचीत तब्दील हो गई, यानी मुतालबात ऊपर नीचे ऊपर तले। पहले तो बात तकरीबन वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम करीब थे एमओयू के, तो वहां पर जो है वो नेतन्याहू साहब की कॉल आई और उसके बाद जो है वो सारा एक बदल गया और फिर मुतालबात पे मुतालबात। आप ये देखें कि एक सुपर पावर, अगर आपको एक जो आपकी प्रॉक्सी है, अगर उसने आपको हाईजैक किया हो और उसकी वजह से आप लेबनान में अपने उसमें भी लगे हुए हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगे हुए हैं, और आप पूरा कोशिश ये कर रहे हैं, इन्होंने पूरी ये भी कोशिश की कि किसी तरीके से ईरान और खलीजी ममालिक की भी लड़ाई हो जाए, सेक्टेरियन क्लैश हो जाए, ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लें और इजराइल के एक बेनिफिशियरी और उसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाए। वो भी पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने बड़ी मेहनत करके दोनों पार्टी को समझा के उसको अवर्ट किया। आज भी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब और ईरान ने बात की है, कल भी बात की, दैट मीन की कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग तो ठीक की है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अमेरिका को कि आप क्या चाह रहे हैं। आप दुनिया की एक इकोनॉमिक क्राइसिस कर दिए हैं, आपने एनर्जी क्राइसिस कर दिए हैं, आप अभी अगर ये ब्लॉकेट कर रहे तो किसका नुकसान हो रहा है? सऊदी अरब का आपके लाइक, कतर आपके लाइक, उसके बाद अगर आपकी बात ये मिडिल ईस्ट का समय ईद जाता है वो भी आपके लाइक, तो आप किसको नुकसान कर रहे हैं? अमेरिका का अपना तो फायदा हो रहा है ना ब्रिगेडियर साहब, वो उसका तेल तो कोई बिला रोक टोक जो है वो चल रहा है। वेनेजुएला के ऑयल पे भी अब कब्जा है। कनाडा अगरचे इस वक्त प्रॉब्लम है उनकी आपस में, लेकिन उसका तो ऑयल महंगा बिक रहा है। देखिए बिक रहा है, लेकिन बात ये समझने की है कि आपने पहले खुद ही आपने कहा जी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, तो पाकिस्तान ने कोशिश करके टेम्परेचर को खुलवा दी, अब आप खुद ही ब्लॉकेट कर रहे हैं। आई मीन आप कहीं, फिर मुझे ये बताइए कि जो ईरान का आपने तबाह किया, ईरान का आपने उसको ढेर मलबे का बना दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अब लड़ाई में जो उनका नुकसान हुआ है, आपने ईरान ने तो हमला नहीं किया था, आपने हमला किया, तो आप जिम्मेदार हैं, आप वॉर रेपरेशन देंगे। अगर आप वॉर रेपरेशन नहीं देना चाहते तो फिर कम अज कम उसको यहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपना टैक्स लेके अपनी रिकवरी तो करने दे, उसका नुकसान हुआ है। यू कैन से कि 15 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं, आप अपना पूरा लॉस पूरा करें, देन इट कैन बी ओपन टू नेशनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, लेकिन आप वॉर ऑपरेशन में ना दें, यहाँ में ना दें और आप दुनिया को तबाह कर दें, इट्स नॉट लाइक दिस, यू हैव टू गिव एंड टेक, अगर आपने करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मैं कल भी जो मैं प्रोग्राम सुन रहा था और जो बातचीत वहाँ पर चल रही थी,
बड़ी दिलचस्प बात की ब्लिंकन ने भी, और फरीद ज़करिया के प्रोग्राम के अंदर, और एक दो पुराने जो थे सेनेटर्स भी और सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी भी, वो कह रहे थे कि जी ये जो प्लान है इसराइल का, ये कमोबेश हर सदर को पेश किया है नेतन्याहू साहब ने जब से वो वज़ीर आज़म है, कोई और बेवकूफ़ नहीं बना, इन अदर वर्ड्स। और वो सिर्फ जो है ये अमरीकी सदर जो है वो बेवकूफ़ बन गए, उन्हें बाग दिखाए। अब बन तो गए, फिर निकलने का रास्ता पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया, हालात बन गए। ऐसा क्या मामला है कि वो जो है वो जानबूझ के फिर जंग की तरफ ले आए? और ये जो प्रॉक्सी के हाथों में खेलने वाला मामला है, क्या वजह है, क्या रीज़न है कि वो जो है ना प्रॉक्सी के हाथों में खेलने पे मजबूर है अमरीकी सदर? मेरे ख्याल में अब जो कर रहे हैं कि अब हम इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेंगे, ये भी उसी का कोशिश है कि हम किसी तरह इससे निकल जाएं। अब देखिए, बेसिक असूल तो ये होता है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वॉर में। जी। तो अगर आपने पहले बता दिया है कि इस जगह पे हम इस तरह हमला करने लगे हैं, तो अगली पार्टी तो तैयार है आपको जवाब देने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो तो असूल के ही खिलाफ था, पता नहीं कैसी स्ट्रेटेजी है। तो ये हो सकता है कि एक हॉलो थ्रेट हो, जैसे उन्होंने पहले अपने 2 ट्वीट्स में थ्रेट्स दी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि हॉलो थ्रेट्स हैं जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन्होंने खो दिया है कि हम ब्रिजेस पे हमला करेंगे, हम रिफाइनरीज पे करेंगे, और अब उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो मैं प्रेशराइज कर रहा था जी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की मतलब कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती, एस्केलेशन हो सकती है। लेकिन जिस तरह की नेगोशिएशन हुई हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव नेगोशिएशंस हुई हैं, एक फ्रिवलस, मैं उसे फ्रिवलस इसलिए कह रहा हूँ, इशू जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हुआ है, जब जाते हुए जेडी वैंस ने ये बात की कि ईरान को ये कहा गया हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान अपनी एक विल शो करे कि हम इसको दोबारा रिवाइव ना करेंगे। तो मतलब जबानी बात भी की सकती, ठीक है जी विल है, नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर चले जाना, इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका है उनका, और ये जो चीज़ें हैं थोड़ी प्रलॉन्ग करके कहीं ना कहीं पे सेटल करेंगे। और इजराइल को भी, जैसे अभी नेतन्याहू का भी एक ट्वीट आया था कि जेडी वैंस ऑन हिज वे बैक टू अमेरिका, उसने उनसे बात की और डिटेल्स बताई कि ये हुआ है। तो वो उनके कंसर्न को तो लुक आफ्टर कर रहे हैं ना, बड़ी जाहिर है उनके बिहाफ पे ये लड़ाई की गई, तो उसको भी उन्होंने कुछ करना है। लेकिन उन्होंने इस जंग से निकलना है, ट्रंप ने हर सूरत इस जंग से निकलना है और मजीद जंग नहीं करनी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी आप देखें, कोई तुक नहीं बनती कि ब्लॉकेट करके क्या मतलब है, वो तो आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रंप इंतजामिया की ब्याफ पे कुछ मैंने बात सुनी थी, वो कहते हैं कि जी चूंकि ईरानी तेल वहां से जा रहा है, तो हम ईरान की अब शारक पकड़ना चाहते हैं कि उसके पास ये गुंजाइश ना हो कि वो भी किसी तरह से तेल बेच सके, या जो जिसको वो इजाज़त दे रहा है, जिन ममालिक को, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनकी भी तिजारत बंद हो, ताकि लोगों को मैं पता चले कि जिनकी बंद है वो तिजारत वो कितना नुकसान उठा रहे हैं, और जो लोग ईरान की फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी फैसिलिटेशन भी ख़त्म की जाए। तो जब आप शारक पे हाथ डालते हैं, तो फिर जिसकी शारक पे हाथ डाला जाता है वो बड़े बुरी तरह रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब उसकी आप जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फैसिलिटेटर्स भी जो हैं वो भी उस तरह ही रिस्पॉन्ड करेंगे स्ट्रांगली। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तमाम जो अवामिल नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर ये ऐसे नहीं शो करते कि इसमें दोबारा जंग में दाखिल होना है। आप देखिए, पहली जो जंग हुई है वो भी एक मैयड जंग थी। अगर ये एस्टिमेट है कि 10,000 बॉम्ब या मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं ईरान पे, और डेथ कितनी हुई है? 2000। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तबाह हुआ है, और कई ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें जैसे बच्चियों के 150 से ज्यादा शहीद हो गई एक ही इंसिडेंट में जी, 160। या उनकी जो हायरार्की थी वो 40 से ज्यादा एक ही में शहीद हो गए। तो इसका मतलब है जो बाकी अहदाफ थे उनका कोई पता नहीं है सिवाय थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक। जवाबी तौर पे ईरान के भी मैयड स्ट्राइक्स थी, तो इसलिए कोई मैडमैन्स वॉर नहीं हो रही, बड़ी मैयड वॉर होती रही है। और अब मैं समझता हूँ कि इन चीजों को सामने रखते हुए ये मुश्किल लग रहा है कि दोबारा ये उसी नहज पे, उसी वॉर में दोबारा दाखिल होंगे। और मैं समझता हूँ कि ईरान अभी भी इस पोजीशन में है कि अगर वहां पे अमेरिका ये कोशिश करेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक। और अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बॉडी बैग्स वापस जाएं घर इस मौके पे। ठीक है, ठीक है। लिहाजा मैं समझ रहा हूँ कि
एस्केलेशन तो हो सकती है, लेकिन वो भी चांसेस मयर्ड स्लिम है। एस्केलेशन होगी ये और हॉलो थ्रेट प्रेशर है। के लिए होगी, अदरवाइज ये हॉलो थ्रेट्स है। शाहजाद फारूकी साहब, अभी बात ये ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी की है, डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये एस्केलेशन भी अगर होगी वो भी बड़ी मयर्ड होगी, जिस तरह वॉर भी मयर्ड थी और बड़ी नपी तुली जंग लड़ी गई है। ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से वो तमाम तर एफर्ट्स पुट कर रहा है कि किसी तरीके से फिर इनको लाकर टेबल पे बिठाया जाए और बात की जाए। क्या आपको इस्लामाबाद में है, क्या एफर्ट्स नज़र आ रही हैं? वजारत खारजा जो है वो किस हद तक इंगेज है? हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो किस तरह से अब दोबारा उन्हें जो है वो बेस पर बिठाने के लिए काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। मेरी इतलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात के दौरान एक स्टेज पे ये बात हुई थी कि हम दोबारा मिलेंगे, और जिस तरह से जेडी वैंस जाते हुए कह गए हैं कि हमने अपनी जो ऑप्शन है या अपना जो हमने तजवीज़ अपनी रख दी है, बेहतरीन तजवीज़, तो इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से तयशुदा थी कि वो दोबारा भी मिल सकते हैं, और इसका बड़ा कभी इम्कान है। मुझे तो कभी भी ये नहीं लगता था कि पहली मुलाकात होगी और ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे हमेशा से ये लगता था कि इट विल टेक टाइम और ये मरहलावार होगा और ये सारे मसाइल एकदम हल नहीं होंगे। ये एक करके मुख्तलिफ मराहल में ये चीजें तय होंगी। तो मेरी नज़र में तो मुझे कोई खास हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि उम्मीद ज्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि एक माहौल ऐसा बना हुआ था और पूरी दुनिया भी ये चाहती थी, तो हम भी ये चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन अकल और मंतक ये कहती थी कि ये इस तरह से एक सिटिंग में तो नहीं, 21 घंटे की एक जो मीटिंग है उसमें आप समझे कि ये दुनिया का सबसे हसास मसला जो है वो इस तरह से हल हो जाएगा। और दो ऐसे फ्री कैन के दरमियान जो कि 49 साल बाद आमने सामने बैठ रहे हैं, 47 साल बाद बैठ रहे हैं आमने सामने, तो ये थोड़ी फार फेच्ड बात थी। और अभी ये जो इतलात है कि दूसरा जो दौर है वो हो सकता है, और पाकिस्तान की कोशिश तो है ही है, लेकिन कुछ और ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे उन ममालिक जिनको ये तकलीफ थी कि हमारे यहाँ ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, तो उनकी तरफ से भी अब ये पेशकश हो रही है कि जी देखिए हमारा भी ईरान के साथ ताल्लुक है, तो आप ट्रंप साहब आप जरा इधर तशरीफ लाएं तो हम आपकी बात कराते हैं, हमारा भी असर रसूख है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो ईरान उन पर एतबार करेगा वाली धमकी है, ये एक खोखली धमकी है, क्योंकि चाइना ने आज वाज़ेह तौर पे 2-3 दफा बार बार ये इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि हमारे ईरान के साथ तिजारती तल्लुकात हैं और वो तेल का खरीदार है उनके। तो ईरान के तरफ से बार बार इस बात का सामने आना कि हमारे तिजारती मुआहदे हैं और हम उनका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि बाकी भी उसका एहतराम करें, तो इसका मतलब यही है। ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि हमसे कोई दरखास्त नहीं की गई, और बरतानिया वाले कहते हैं हम साथ नहीं है। तो मुझे ये बताएं, ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गैर मकबूल हो रहे हैं सदर ट्रंप, तो हो सकता है वो कोई मतलब आबी कश्ती लेके खुद ही आ पहुंचे यहाँ पे अपने उर्मस के किनारे पे, और यहाँ पे आके खड़े होके फिर पोज बनाएं और कहें कि मैं यहाँ आ गया हूँ बंद करने, वगरना ये थोड़ी सी फार फेच्ड है। उसके बाद दुनिया जो है खलीज उर्मस को बंद करने जा रहे हैं दुनिया की हिमायत के बगैर। शाहजाद साहब, उसके बाद दुनिया उनकी आनिया जानिया तो नहीं देखना शुरू कर देगी फिर? नहीं है, लेकिन ये उनका स्टाइल है, वो चूंकि अनप्रडिक्टेबल है और वो गैलरी से प्ले करना पसंद करते हैं। उनको ये भी एहसास है कि वो मकबूलियत की कम तरीन सतह पर हैं अपने सदारती दौर में, मिड टर्म इलेक्शन, उनकी मुसीबतें और तरह की हैं, तो वो चीज़ों को और तरह देख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसा बयानिया बना पाऊँ जो अमेरिका में लोकली मैं बेच पाऊँ, लोगों को अपने साथ के देखा। ये वो मेरे नज़दीक वो जो बात कर रहे हैं कि एटम बम के बगैर ईरान जो है वो हमें चाहिए और ईरान को हमें कमिटमेंट दे, ये कोई वजह तनाज़ा ही नहीं है मेरे नज़दीक। ईरानी इस पर पहले भी मान चुके हैं और उसको मजीद मानना, ये वो चूंकि माना हुआ पॉइंट है, मेरा ख्याल है वो कल को इसका वो लेना चाहते हैं, एजाज लेना चाहते हैं कि मैंने देखा, मैंने उनको मना लिया है और अब वो जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे और उन्होंने वादा कर लिया है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। वो अपने कोई जो उनकी दाखिली वजूहात है और मसाइल हैं उसकी वजह से वो ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जंगबंदी में तोसी होगी और बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। हाँ, मुझे इस बात पे ज़रूर कंसर्न है कि क्या ये दूसरा मरहला पाकिस्तान में होगा या इसको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारियां हैं, या इसी वजह से कोई इब्तदाई भी ड्राफ्ट जो है वो मंजूर नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग पसे पर्दा ये कोशिश कर रहे थे कि ये एडवांटेज जो है वो किसी तरह से ये क्रेडिट पाकिस्तान को ना मिल पाए। तो मैं इसके हवाले से थोड़ा वरीड हूँ, बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगी। आपका मुराद ब्रिगेडियर साहब, मुझे तो शाहजाद फारूकी साहब की बात से ज़रा शायद भारत की बात समझ में आई है कि भारत अगर ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि और तो कोई मुल्क इस पोजीशन में है नहीं, बाकी तो तमाम पार्टीज़ हैं,
टर्किया और मिस्र की हद तक जो मामला था वहाँ भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ मामला है, लेकिन भारत के साथ जो कुछ ईरान के साथ जो भारत ने किया है, जो उनका जो जहाज़ जो है वो जो जैसे कह लीजिए निहत्ता जहाज़ तबाह करवाया है अमेरिका से खुद कोऑर्डिनेट दे के, तो उसके बाद क्या कोई ईरान भारत पे कोई इतबार, बल्कि ईरान क्या कोई दुनिया का और कोई मुल्क इस पोजीशन में है कि वो भारत पे इतबार करे इस सब कुछ हो जाने के बाद? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो है वो मईशत से जुड़ा है। मैं चाहूँगा ये जो ट्रंप साहब अपने बयानात से मार्केटें उठाते हैं, गिराते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो उनके ख्याल से ज़रा नीचे आ गई थी तो उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी, तेल की कीमतें जो है वो तेज़ी से ऊपर जाएंगी, फिर उसके बाद फिर वो कोई कह देंगे अच्छा नहीं हमारी बात हो गई है? देखें, बात ये कि क्या कोई कंट्रीब्यूशन की है, क्या भारत पे ईरान? नंबर 3 बात है कि क्या भारत ने कोई भी एफर्ट किया किसी किस्म की? नो, कोई एफर्ट किया है, कोई उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है? क्या ये ईरान ट्रस्ट करता है उसके ऊपर? क्या खलीजी ममालिक ट्रस्ट करते हैं? कोई मुल्क उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इसलिए देयर इज नो जाके अभी जिस तरीके ने प्ले किया है और उसके बाद से देयर नो क्वेश्चन, और पाकिस्तान ने जो कुछ किया देयर नो रीजन कि पाकिस्तान ने बाहर या पाकिस्तान ने जो अब इससे ये एक पीस कीपिंग का काम किया, पाकिस्तान ने जाके ये कोशिश की है कि बिठाया सबको, इतना मुश्किल काम किया, तो कोई वजह नहीं जहां भी मुलाकात होगी पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द होस्ट, पाकिस्तान इस साजिशी किरदार अदा करेगा और मुझे यकीन है कि अल्टीमेटली इसकी कामयाबी की शर्त भी पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन, जब ब्रेक का ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला जोड़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि वो कौन सा मुल्क है, बल्कि एक ही मुल्क है जिसको हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद टॉक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये उनके मीडिया चैनल्स पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, वाज़े नज़र आ रहा था। उनकी गुफ्तगू, उनके एंकर्स, उनके एनालिस्ट जो कुछ कह रहे थे वो हमारे सामने है, लेकिन इसके अलावा दुनिया का कोई और मुल्क भी इस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में पाकिस्तान है। तो डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट्स पुट की और इतना सारा कुछ करने के बाद कोई और मुल्क जो है वो इस टॉक्स को हाईजैक कर ले और वो ये समझे कि वो इसको आगे चला लेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने तो स्क्रैच से सारी एफर्ट शुरू की और दे आर फुली इनटू ग्रूव, और हत्ता के क्लाइमेक्स ये हुआ कि तमाम जो मीटिंग है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो गई। तो अगर कोई और एफर्ट करना चाहेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया करना चाहेगा, तो पहले तो अपना स्टेटस क्लियर करेगा ना। सालसी में ये ज़रूरत होती है कि तमाम पार्टीज उस जो नेगोशिएटर है या जो सालसी करा रहा है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार करें। इंडिया तो इजराइल के साथ खड़ा है जी, तो उसके लिए, और वो डायरेक्ट लड़ाई ईरान के साथ है इजराइल की, तो मेरा ख्याल है कि ईरान तो इस मौके पे इंडिया को ये मौका नहीं देगा कि वो नेगोशिएट करे। पहले सिर्फ जेडी वैंस रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर मोदी भी नेतन्याहू को पहले इंस्ट्रक्शन लेगा फिर वो करेगा। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। और सब चीज़ें वार्म अप हो चुकी हैं, बैक एंड डिप्लोमेसी हो चुकी है, काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। जैसे जेडी वैंस से जाते हुए सिर्फ एक इशू पे बात की। शाहजाद साहब, मैं ये जो मैंने एक सवाल रखा था कि बहुत सारे लोग ये अलेज करते हैं, अमेरिका के अंदर ये वाज़े तौर पर अलेज किया जाता है कि अमेरिकी सदर जो हैं वो मार्केटें चढ़ाने और उतारने के अंदर उनका बड़ा किरदार है। वो बयानात देते हैं, मार्केटें गिर जाती हैं, वो बयान देते हैं, मार्केटें चढ़ जाती हैं। तो ख्याल ये हो रहा था कि जब ये इस्लामाबाद टॉक्स की बात आई थी तो मार्केटें ज़रा, तेल की कीमत ज़रा डाउन होना शुरू हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो अब ये जो लॉक करने का ऐलान किया गया कि जी हम नाकाबंदी करेंगे और हम ये करेंगे, ये तेल की कीमतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये बयान दिया गया और कुछ चंद दिन बाद फिर कह देंगे कि जनाब नहीं हमारी बात हो गई है, वो जी ईरान मान गया है? देखिए, ये बात तो तय है कि मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, और वो ट्रंप हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसलिए कोई बात यकीन से कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात ठीक है कि ट्रंप साहब एक चूंकि बिजनेसमैन है बुनियादी तौर पे, और उनका इन सारे मामलात में बड़ा ध्यान रहता है। उनको ये भी पता है कि उनके बयान की क्या अहमियत है। वो बिलाशुबा मार्केटों को मनूवर करने में और उसकी हेजिंग से फायदा उठाने में वो इस पोजीशन में हैं और वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मेरा मानना ये है कि
हो सकता है ट्रंप अपनी इनफरादी हैसियत में कोई फायदा ले पाए, लेकिन इसका दुनिया के बाकी लोगों को, मुल्कों को कोई फायदा नहीं होगा, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप दुनिया भर, मतलब अमेरिका में तो चलो गैर मकबूल हो ही रहा है, वो दुनिया भर में देखिए, अभी आज हंगरी का जो रिजल्ट आया है, जी जी, वो बड़े खुले सपोर्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू के और इसके सदर ट्रंप के। सदर साहब ने बड़ा, और वो फलस्तीन के वो गजा वाले कत्लेआम में वो उधर खड़े हुए थे। हाँ जी, तो अवाम ने निकल के जो वोट डाला है और वहां पे जो अपोजिशन की कामयाबी है, तो वो तो साफ बताती है कि दुनिया में ट्रेंड्स बदल रहे हैं। वो जो लोग खड़े थे अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ, आपने देखा कि नेटो भी आज उस तरह से अमेरिका के साथ नहीं है, और मगरब के बाकी ममालिक भी, यूरोपीय यूनियन भी उस तरह से कोई फासला कर गया है जी, जिसका जिक्र और जिसका कल्क भी है सदर ट्रंप को। वो कहते हैं कि हमें नेटो पे असर नौ गौर करना है और ये करना है और वो करना है। तो वो सारी चीजें उनको नजर तो आ रही हैं, लेकिन ये बात आपकी हो सकती है, लेकिन ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो अपनी वो गैलरी से प्ले करने की ख्वाहिश में, और एक अपने आप को एक वो जो एक हमारे हमसाये में भी है ना जो कहते थे 56 इंच की छाती, तो ये समझते हैं कि मेरे 256 इंच की छाती है। तो वो इस तरह के बयानात देते हैं, थोड़ा सा अपना एक स्टांस ले लेते हैं, लेकिन वो उतनी जल्दी ही अपने स्टांस से फिर भी जाते हैं। मुझे इस पे कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता ये है कि जिस दिन अभी ये आप नए उर्मज को बंद करने वाली बात है, पता लग गया 7 बजे का टाइम है, अभी तक तो कोई इतला नहीं आई कि वहां पे नाकाबंदी कर लिया या बहरी जहाज पहुंच के उन्होंने आना जाना बंद कर दिया है। इस हवाले से जब खबर आएगी तो मेरे ख्याल में मार्केटों में आज, हाँ, पाकिस्तान की मार्केट मेरे ख्याल में 5000 पॉइंट्स के लगभग नीचे गिर गई है। मतलब ये हमारे लिए वरी का पॉइंट है, पूरी दुनिया की मार्केटें नीचे आई हैं। तो ये ट्रंप की एक चाल जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो संजीदा नहीं है इस सारे अमल में, और वो इसको बात को खत्म नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ थ्योरीज ये थी कि शायद ट्रंप जो है वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर वो निकलना चाहते हैं तो उनको ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए जिससे सिचुएशन मजीद गंभीर हो जाए और हाल निकलने में ताखीर हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, ये उनका स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से मजबूर है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो अपनी आदत तो मजबूर है, वो ट्रंप अपनी आदत से मजबूर है बेसिकली। ये जो चीन ने स्ट्रेट अवे कह दिया है, उसकी तेल की दरामद वहाँ से एक मेजर पोर्शन जो है वो वहाँ से होता है। चीन किसी सूरत ये जो है उसको कबूल नहीं करेगा। जो अरब रियासतें हैं यकीनन उनका तेल तो नहीं जा रहा, लेकिन जो सिचुएशन चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, या उन ममालिक को जिनको वो दुश्मन कंसिडर नहीं कर रहा ईरान, उनका तेल तो आ जा रहा था, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर ये जो है इसकी नाकाबंदी की जाती है? तो शाह साहब कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई क्यों मुझे एक बात बताइए कि एक अगर किसी को फायदा मिल रहा है, रेट्स का फर्क है, बोझ कम है, फेयर कम है तेल का, रेट का, तो सारी दुनिया उसी तरफ जाना चाहेगी। अगर ऐसे में अमेरिका इस तरह की कोई नाजायज, ये बिल्कुल सरासर नाजायज होगा उसका कि एक तो पहले ईरान के तो दुनिया तंग है, आप उसके मुकाबले पे आ गए। इसका मतलब ये है कि आपने तस्लीम कर लिया कि ईरान का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आपने, चूंकि ईरान के हाथों दुनिया जलील हो रही है, तो अब अमेरिका के हाथों जलील होगी। तो मतलब इसकी कोई लॉजिक, कोई सेंस मुझे बनती हुई नजर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मैं अभी 2-4 घंटे इंतजार करूंगा कि वो जो उन्होंने नाकाबंदी वाली बात की है वो किस हद तक सच है और उसमें क्या हकीकत है, क्योंकि उस सूरत में मुझे लगता ये है कि ना सिर्फ चाइना, और देखिए अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा मुश्किल काम है कि 14,000-15,000 किलोमीटर दूर से आके वो यहाँ पे आके नाकाबंदी करे, और चीन जो यहाँ पे हमसाये में बैठा हुआ है उसके होते हुए आप यहाँ की समुद्री पानियों पर अपनी हुक्मरानी करें, और रशिया भी उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ले। आई डोंट थिंक सो मुझे इसका कोई चांस नजर नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एक तरफ तो ये मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान को तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो शहादतें लबनान में हो गई। इसराइल ने, सुनने में आया, पहले खबर आई कि जी जब ये जंगबंदी का मामला हुआ, इसराइल ने, जो नेतन्याहू साहब ने खुद से अपने तौर पे फरमाया कि जी लबनान इसका हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने उसके ऊपर 10 मिनट में 100 से ज़ायद हमले किए, 300-350 जो अफराद हैं वो लबनानी शहीद हो गए। फिर अब मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ शहादतें जारी हैं। तो ये जो हमें एक साइड दिखाकर जो इसराइल लबनान में करने जा रहा है, ये लबनान को गजा बनाना चाहता है इसराइल, क्या इसके हाथ नहीं रोके जाने चाहिए? अच्छा, ये शाह साहब आपने बड़ा अहम सवाल किया है, और मेरे नज़दीक कुछ इत्तलात हैं और कुछ मेरा तजिया है। मेरे नज़दीक ये सारा मामला जो फंसा हुआ है मुज़ाकरात का, वो फंसा ही लबनान की वजह से है, और उस पे
उससे बैक ऑफ किया अमेरिका ने, जिसकी वजह से बाद में ईरान ने जो बयान जारी किया कि उन्होंने जनाब अपनी बातों से हटना शुरू किया और नए नए मुतालबे करने शुरू किए। जी, ये जो स्पीकर अभी साहब ने कहा। बातचीत को लंबा किया गया है, एक सस्पेंस छोड़ा गया है, किसी तरफ लगाया नहीं गया, कोई ऐलान सामने नहीं आया इस्लामाबाद के हवाले से, ये तो मुझे लगता है इस्राएल को मोहलत दी गई है मंगल तक की। ये शायद मंगल को उनकी मुलाकात होनी है वाशिंगटन में अपना लिबनान हाँ के जी, वज़ीर आज़म कह की, रहे थे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन लबनान की तरफ से नहीं आई। लबनानी कहते हैं कि हमें ना कोई तारीख बताई गई है, यानी जो लबनान की हुकूमत है, और ना ही हमें कोई डेस्टिनेशन से कन्वे किया। हमें ये जरूर कहा गया है, इसको मंगल ना माने, हाँ, चले इसको मैं हम वैसे मंगल नहीं मानते, लेकिन मेरा मानना ये है, ये देखिए ना, यहाँ से इसको इस तरह कर लेते हैं कि मेरा मानना ये है कि ये इसराइल को ये छूट दी गई है कि अच्छा जल्दी जल्दी जितना नुकसान तुमने करना है लिबनान में, जो कमर तोड़नी है, जिन लोगों को शहीद करना है, ये फटाफट कर लो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये वाइंड अप करना पड़ेगा और ये शर्त भी माननी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये तात्तुल इसलिए आया है इन मुज़ाकरात में, और यही खबर है कि ये जिस दिन लिबनान वाला मसला हल हो जाएगा, बाकी मेरे नजदीक कोई इतने ज्यादा मसाइल हल होने में कोई मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो एक बात का इजाफा कर दूं नौशाद साहब, जी जी जी, कि आज सऊदीया की तरफ फिर हमारे लोग गए हैं, तो सऊदीया की दिलचस्पी ये है कि वो हौजी बागियों का जो मसला है उसको भी कहीं इसमें अटैच कर दिया जाए, और ईरान को भी थोड़ा सा जो है, जिस तरह से लिबनान में प्रॉक्सी है या शाम और यमन में है, तो इन सूरत हाल को जरा वो भी देखना चाहते हैं कि उनके ऊपर जो हमले उधर से हो रहे हैं उसका भी कोई रोकथाम हो इस सारे मसले से। तो ईरान को थोड़ा सा कट टू साइज करना मकसूद है, और उसके लिए मेरा ख्याल है दीगर फरीक जो कुछ और हैं पसे पर्दा, वो भी अमेरिका और इसराइल के हम ख्याल है कुछ मामलों में, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा लंबा चला गया है मामला। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बात की जा रही है, ये बड़ी दिलचस्प पॉइंट शहजाद साहब ने उठाया, और ये एक मंतक भी नजर आती है कि ये जो थोड़ा सा तात्तुल है मुज़ाकरात को तस्लीम करने का, ऐलान करने में, यूं कह लीजिए, ये इस वजह से है कि इसराइल को थोड़ा सा वक्त दिया गया कि वो लबनान में अपने जो अहदाफ हासिल करना चाहता है, जो भी उसके लिए मुमकिन है, वो जल्द अज जल्द हासिल कर ले, क्योंकि ईरान लबनान के मामले से पीछे नहीं हट रहा, और लबनान का ही मामला था जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है वो तात्तुल का शिकार हुए। आप समझते हैं कि ये जो छूट उसको दी गई है इसराइल को, वाकईतन ऐसे हिजबुल्लाह को ही स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह कोई वहां पे रेगुलर वॉरफेयर नहीं हो रही। आप वो तो जाते हैं, उनकी ठीक काफी उनकी लीडरशिप को हिट कर दिया उन्होंने, लेकिन ये तो एक लंबा काम है। आप फिर कहेंगे अब जो है वो भी मौजूद हैं, वो भी उधर से स्ट्राइक करते हैं, कभी कभी उन्होंने अभी बीच में फुली एंगेज नहीं किया, लेकिन बीच में उन्होंने काम दिखाया भी है। मैं समझता हूँ कि इसके करने से हो सकता है बातें बिगड़ जाए, इसलिए एक हद तक तो ठीक है अगर उन्होंने 1-2 रोज का उन्होंने लेवरेज दिया उनको कि आप ये काम कर लें, तो उतनी देर में अपने आप को वो दाएं बाएं कर लेंगे। वो तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, हाँ। उन्होंने आमने सामने तो बैटल नहीं हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना लंबा जो प्रोलॉन्ग करना है, उसका मकसद ये इजराइल को बताना है कि हम बड़े सीरियस हैं कि ईरान दोबारा न्यूक्लियर पावर ना बने, या न्यूक्लियर पावर दोबारा तो नहीं, न्यूक्लियर पावर ना बने जी, और अपना रिस्टोर ना कर सके। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज ये है जो उनके लिए है कि वो ना करें, और उसी का निशानदही की थी जेडी वैंस ने। लेकिन उस पे अगर मेरा ख्याल है कि ये इजराइल को कन्विंस कर लेते हैं तो साइन हो जाएंगे, मेरा ख्याल है बाकी चीजें तय हुई है। ठीक है, तो ये जो इस वक्त सिचुएशन, ये जो हौसी बागियों का शहजाद साहब आप जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जल्द सऊदी अरब और तुर्की के दौरे की बात की जा रही है कि वो जाएंगे, यकीनन राब्ते हो रहे हैं, वजारत खारजा भी राब्ते कर रही है। आपके पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर तो ये जो बाकी जो 1-2 दिन की बात की गई, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर तो ये आने वाले 1 दिन 2 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। इसके अंदर कोई ना कोई हमें फिर से जो है वो दोबारा से ये मामला जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे, कनेक्शंस जुड़ जाएंगे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि 22 तारीख से आगे तो आप जा ही नहीं सकते जी, आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है। 13-14 हो गई है, आप समझिए जी, तो आपके पास पीछे हैं ही 5-6 दिन जी। तो आपको अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में कोई ना कोई पेशरफ्त देखने को मिल जाएगी, और ये मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पेशरफ्त नहीं होती और ये जंग बंदी का सिलसिला खुदा ना खास्ता टूट जाता है, ये सीज फायर आगे कंटिन्यू नहीं करता, जिसकी मुझे बहुत कम उम्मीद है कि नहीं आगे बढ़ेगा, ये लाजमी आगे बढ़ेगा, तो फिर उस सूरत में बड़े संजीदा सवालात उठेंगे। फिर हमारी अब तक की जितनी थ्योरियां इस पे बनी हैं और जितने तजज़िये हैं वो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है,
अब जो सिचुएशन है ये जो अब मैं फिर दोबारा इस पर्सपेक्टिव की तरफ आऊँगा, इसमें थोड़ा सा ज़रा हमें खलीजी ममालिक को भी कहीं ना कहीं डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो वहाँ पर पाकिस्तानी दस्ता पहुँच चुका है। ये बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है एक लिहाज से। बहुत सारे लोग इस पे बगले तो बजा रहे हैं कि ठीक है वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हो रहा है और पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस सूरत के अंदर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मामला टूटता है और सऊदी अरब पे दोबारा कोई हमला होता है तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो मेरा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम यूएई का जो रोल देख रहे हैं, यूएई, बहरीन, इंडिया, इसराइल, ये एक तरह की मामलात हैं। पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहा है सऊदी अरब इनके कर्ज के लिए भी। फिर हम गवादर में एक बड़ी सरमायाकारी की रिफाइनरी की बात कर रहे हैं $10 अरब की। कतरी भी इस प्रोग्राम के अंदर और इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो नई फॉर्मेशन होगी ये जो है ये किस तरफ लेके जाएगी, और ये दुबई और सऊदी अरब का जो इट खड़का है आपस का, वो क्या नतीजा निकालेगा? देखिए, अब असल में ना कुछ चीजों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। कुछ मेरा ख्याल है आप इसको 1-2 हफ्ते पहले पीछे अगर चले जाएं तो अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद को के साथ जो उनके बारे में गुफ्तगू की है, जो बिल्कुल उनके शायान शान नहीं थी। जी जी। और हमने इसका नतीजा पहले भी देखा है कि जिन लोगों ने सऊदी वली अहद के हवाले से मतलब गैर मुनासिब या गैर मोहतात गुफ्तगू की, उन्हें उनके नताइज भुगतना पड़े। जी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और बहुत उसका असर रसूख है, लेकिन सऊदी अरब के असर रसूख से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या हम, इसका मतलब यह है कि आपकी सारी बातों को अगर मैं जोड़ के देख लूं तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि वो कतर से भी बेसिस खाली हो रही हैं, सऊदी अरब से भी वो जा रहे हैं, तो अमेरिका इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो अपने मुफादात से इस तरह से दस्तबरदार ना होगा और ना वो इस खित्ते को खाली छोड़ेगा। क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक तो उससे रीजन के ममालिक एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और दूसरा फिर रशिया और चाइना जो है वो ज्यादा इसके ऊपर उनका कंट्रोल होगा या वो इसमें ज्यादा दखील हो जाएंगे। तो ये अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा। मुझे लगता ये है कि ये जो आपने कहा इसमें सिर्फ इतनी सच्चाई है कि इस वक्त चूंकि फॉरेन पॉलिसी हमेशा से मुफादात का खेल हुआ करती है, जिस मुल्क का मुफाद हो वो अपने मुफाद के असूल के लिए करता है। उम्मत का ख्याल तो सिर्फ ये, चूंकि अल्लामा इकबाल हमें दे गए थे और ईरानी उसके शहदा हैं, मुझे बाकी नहीं पता कि अरबी में अल्लामा इकबाल के कलाम की कितनी अहमियत है, तो वो जो उम्मत का तसव्वुर है उससे बहुत ज्यादा नाबल्द हैं वो लोग। तो ये मुफादात का खेल है और सऊदी अरब इस मौके पे यकीनन ये चाहेगा कि वो जो हौजी खतरा है जो उधर से उनको अटैक आता है, अगर ये एक बड़ा मसला हल हो रहा है और ईरान को थोड़ा सा कर्टेल करना ही मकसूद है तो उसमें ये भी इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। और ईरान का मसला ये है कि ईरान चंद बुनियादी बातों से तो बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होगा। वो ये चाहेगा कि इस खित्ते में अगर अमन कायम होना है तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। मैंने एक सवाल पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में उठाया था कि ये जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद भी इस खित्ते में क़याम अमन मुमकिन होगा? जो मतलब बैरूत और लेबनान में जो सिचुएशन होती है आए रोज, जिस तरह से शाम और यमन में जो सूरत हाल चल रही है, अब ईरान के साथ जो हो गया है, फलस्तीन और गजा का इशू हमारे सामने है, तो ईरान की कोशिश ये है कि एक मौका ऐसा बन गया, एक फ्लैश पॉइंट है, इसको एक्सपोज, यानी अब दुनिया शायद इतना मतवज्जो ना होती, जो ये अबनाए हुर्मस की वजह से सारी दुनिया की तवज्जो इस इशू पे आ गई। हर कोई देख रहा है कि ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। तो ईरान इस मौके पे वो तमाम इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है जो कि उसके ख्याल में इस खित्ते में तनाज़े का बायस है, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब रहा। और लेबनान पर उसका जो एम्फसाइज है वो मेरे नजदीक इसी हिकमत अमली के पेश नजर है कि वो ये चाहते हैं कि लेबनान वाला इशू भी, और मैं बड़ा मतलब बदकिस्मती की बात है कि बैरूत जो ले जी आपको यहाँ पे मैं सॉरी शाहजाद साहब, वो अभी अभी खबर आई है, अरब न्यूज़ ने खबर दे दी है कि जो अमरीकी नेवी है उसने नाकाबंदी शुरू कर दी है वहाँ अबनाए हुर्मुज़ की। चले वो देखें, जहाज लाके वहां खड़ा करना वो एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन जब कोई जहाज चाइना का वहां से निकलेगा और वो उसको रोकेंगे और कहेंगे हाँ भी तुम इससे आगे नहीं जा सकते, वो असल में मेरे नजदीक तो वो बात मैटर करती है। वहां जाके खड़े हो जाना और ईरानी मिसाइल्स की पहुंच से दूर खड़े होना,
ये कोई इतनी बहादुरी वाली बात नहीं है मेरे नजदीक। इससे आगे अगली बात, अब जाहिर है अमरीकी सदर हैं भाई, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के वो सदर हैं, उनके कहने की इतनी इज्जत तो रखी जानी चाहिए कि दो तीन बहरी जहाजों के जो पेट्रोल है वो खर्च कर दिया जाए और वो वहां पे लाके खड़े कर दिए जाएं। वैसे शाहजाद साहब, वो जो अमरीकी एक्सपर्ट्स हैं ना, जो पुराने जनरल्स और जो नेवल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये 2-3 जंगी जहाज़ों वाला मामला नहीं है, दोनों बहरी बेड़े ले जाने पड़ेंगे और कई दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे वॉरशिप ले जाने पड़ेंगे, फिर कहीं ये शायद मुमकिन हो, जो कि शायद नेवी के लिए तब भी जो रद्द-ए-अमल ईरान से आएगा उसको उससे बचना मुमकिन नहीं होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखिए कि वो जो दोबारा हमले करने की शुरू करने के हवाले से भी रिपोर्ट्स अमेरिकी मीडिया गाहे गाहे कहीं छोड़ रहा है। मैं आज देख रहा था कहीं कि जी वो दोबारा गौर कर रहे हैं महदूद पैमाने पे कार्रवाइयाँ। तो ये बेसिकली तो ये सुर्खी टालने के लिए ये सारे मेरा ख्याल है ये किए जा रहे हैं, चूंकि एक तो इसका हल कोई नहीं निकला, दूसरा अमेरिका की ख्वाहिश ये थी और उनको लगता ये था कि वो अपनी ताकत के जोर पे और अपनी बदमाशी के जोर पे हो सकता है ईरान से सब कुछ मनवा लेंगे या उसकी बाजू मरोड़ लेंगे। ईरान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और मुझे इस बात का, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि वो आबरूमंदाना मुआहदा तो कर लेंगे लेकिन वो कोई शर्मनाक किस्म का मुआहदा तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो वो उस खुफगी को टालने के लिए अमेरिका ने अब उसके अपने इस सारे इशू के ऑप्टिक्स जो है उसको बनाने के लिए और एक बयानिया गढ़ने के लिए जो कि दुनिया को भी बेचा जा सके और जो अंदरूनी तौर पे अमेरिका के अंदर भी बेचा जा सके। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी वजह ये है कि अमेरिका में रहने वाले चलो पाकिस्तान को नहीं जानते होंगे इतना, ईरान को जानते हैं थोड़ा बहुता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और नेटो और यूरोप को तो जरूर जानते हैं। जी। अगर उनकी तरफ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही और उनका सदर उनको लगता है कि वो तनहा हो गया, तो फिर ये एक बड़ा मसला होगा जो अमेरिका के लोगों को, क्योंकि अमेरिका के सदर, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि नेतन्याहू ये प्लान लेके तो बहुत सारे सदूर के पास गए, लेकिन इतना अक्लमंद कोई नहीं था जो इस दाम में आता। तो इसका मतलब ये है कि असल प्रॉब्लम या परेशानी जो है वो तो रिपब्लिकन्स को होनी चाहिए कि और जेडी वेंस को होनी चाहिए कि यार ये तो चलो चला जाएगा, इसका तो आधा वक्त अब तकरीबन गुजर गया है और पता नहीं अब ये अगला आधा गुजार पाता है या नहीं। लेकिन आप इसका मतलब ये है कि आप रिपब्लिकन्स की सियासत को दफन करके जा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये रिपब्लिकन्स के लिए सोचने की बात है नाजरीन कि उन्होंने आइंदा जो मुस्तकबिल है वो अपना कैसे सेव करना है, क्योंकि जो कुछ अब तक किया गया है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, जो आगे पोजीशन होगी, वो शायद रिपब्लिकन पार्टी के लिए जिसे कह लें कि बहुत ही डरावना ख्वाब साबित हो सकती है, क्योंकि हमने जो हंगरी के नताइज देखे हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि अवाम जो है वो ये जो कुछ हो रहा है इसको पसंद भी नहीं कर रहे और इसके खिलाफ जो है अमली तौर पर मैदान अमल में हैं। तो ये अमरीकी अवाम जो है वो मैदान अमल पर में आ गई तो रिपब्लिकन्स के लिए तो जो आने वाला मुस्तकबिल है वो मखदूश होता चला जाएगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।